हेलो एवरीवन। ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम डच के बारे में जानेंगे कि डच जो लोग थे वो भारत में कैसे आए और उनकी रूलिंग राइज एंड फॉल कैसे हुआ। तो बात शुरू होती है कि डच लोगों को आने की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी। ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए भाई, तो वो आए। तो सबसे पहला बंदा आया 1596 में, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन जो है वो पहले डचमैन थे जो पहुँचे इंडोनेशिया में। ये सुमात्रा और बंधम नाम की जगह पर ये पहुँचे। अब बात करते हैं नीदरलैंड के बारे में। तो नीदरलैंड में ना बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। जो स्टेट जर्नल है नीदरलैंड के, द स्टेट जर्नल्स ऑफ नीदरलैंड इज़ द बाई कैमरल लेजिस्लेशन ऑफ द नीदरलैंड। अब वहाँ पर दो चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, तो वहाँ पर एक सीनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो सीनेट को हम कहते हैं डच की लैंग्वेज में एर्स्ते केमर, EERSTE अर्स्ते केमर, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को कहते हैं ट्वीडी केमर, TWEEDE ट्वीडी, KAMER केमर। तो बात शुरू होती है फिर 1602 में। 1602 में क्या हुआ है, जो स्टेट जर्नल ऑफ नीदरलैंड है, इन्होंने क्या करा, अमलगमेशन यानी कि गठबंधन करा। कई सारी ट्रेडिंग कंपनीज को इन्होंने मिलाया और एक बनी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। ठीक है। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको सारी आज़ादी थी, इसको ये वॉर कर सकती है, ये ट्रीटी बना सकती है, और ये टेरिटरी का पोजेशन भी कर सकती है, और साथ साथ फोर्ट्रेसेस भी बना सकती है। फोर्ट्रेसेस क्या होता है, बेसिकली एक किला होता है जिसके पीछे मतलब ये लोग अपना अपना काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कह लो आप फोर्ट्रेसेस में। तो जब डच लोग आए तो इनकी सेटलमेंट कहाँ पर हुई। सबसे पहले इनकी जो सेटलमेंट होती है वो होती है आंध्र प्रदेश में 1605 में। जगह का नाम था मसूलीपट्टनम। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये लोग अब पोर्तुगीज़ से लड़ेंगे, क्योंकि पोर्तुगीज़ इनसे पहले आ चुके हैं। अब इनका राज करना है तो पोर्तुगीज़ को हटाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जो डच ने अपनी कई सारी फैक्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश करेंगे, वो कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और बिहार में। 1609 में उन्होंने ओपन करी थी अपनी फैक्ट्री पुलिकट में, जो कि मद्रास के नॉर्थ में है। ठीक है। अब इनकी मेजर फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं तो प्रिंसिपल फैक्ट्रीज इनकी सूरत में थी। 1616 में इनकी सूरत में बनी। बीमलीपट्टम में 1641 1641 में बनी। कराईकल 1645, चिंसुरा 1653, बारनगर, कासिम बाज़ार, ये जो मुर्शिदाबाद के पास में एक इलाका है, फिर बालासोर, पटनम, नागापट्टनम और कोचिन में ये लोग 1663 में आए थे। तो ट्रेडिंग सेंटर्स तो उन्होंने खोल लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। लेकिन बात करते हैं इन्होंने ट्रेड क्या क्या करा और कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे आता है कि इन्होंने जो ट्रेड करी है, ये इंडिया से सामान लेके जाते थे, जो मर्केंटाइज और जो भी एसेंशियल आर्टिकल्स हैं वो लेके जाते थे, और फार ईस्ट आइलैंड्स में ये लोग ट्रेड करते थे, जैसे इंडोनेशिया हो गया या फिलीपींस हो गया। ठीक है। तो इंडिगो इन्होंने उगाया, इन्होंने इंडिगो की ट्रेडिंग करी बेसिकली, जो यमुना वैली से मैन्युफैक्चर करा इन्होंने, और सिल्क इन्होंने ट्रेड करा, टेक्सटाइल्स इन्होंने ट्रेड करे, और ओपियम और राइस की खास भी इन्होंने ट्रेडिंग करी। ओपियम और राइस जो है गंगा वैली के किनारे इन्होंने मैन्युफैक्चर करवाया था। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया तक का रास्ता सिर्फ पोर्तुगीज़ों को पता था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खोज करी थी। लेकिन धीरे धीरे ये रास्ता लीक होने लग गया, लोगों को जानकारी मिल गई, अच्छा ये रास्ते से हम भारत जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए, तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ की खबर हो गई थी। तो ऐसे ही इंग्लिश लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। ठीक है। तो अब डच और इंग्लिश के बीच में ना बात खटक नहीं रही थी, क्योंकि कमर्शियल राइवलरी चल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। तो पहले तो नॉर्मल अपनी कमर्शियल राइवलरी चल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये चीज़ खून खराबे में पहुंच जाती है, ब्लडी वॉरफेयर हो जाता है शुरू। तो एक जगह है अम्बोइना में, अम्बोइना जो है प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में है। 1605 में पोर्तुगीज़ के पास था, लेकिन 1605 में जब डच लोगों ने इसको हथिया लिया था, तो फिर अभी इन्हें डच के पास था इस चीज़ का कब्ज़ा, अम्बोइना नाम की जगह का। तो जो क्या होता है कि डच और इंग्लिश मेंस में ना लड़ाई होती है, मैसेकेर होता है, और 10 लोगों की मौत हो जाती है इंग्लिश लोगों की, और साथ में खास 9 जैपनीज़ भी इसमें मारे जाते हैं 1623 में, जब हम देखते हैं इसमें। तो अब ये जो है भाई, हर रोज़ लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है। जो राइवलरी है वो इंटेंसिफाइड हो जाती है दोनों यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में। तो बहुत लंबे समय के बाद 1667 में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि भाई ब्रिटिशर्स कहते हैं कि यार आप एक काम करो,
इंडोनेशिया वाला इलाका जो है डच को दे दो, डच ले लो, डच को कब बोलते हैं कि आप इंडोनेशिया वाला इलाका ले लो और हम जो है इंडिया में जा रहे हैं। और बट कुछ कुछ सामान जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता रहता है डच लोगों का, जैसे ब्लैक पेपर होते थे, स्पाइसेस होती थी, ओपियम होता था। तो 2-3 सामान जो थे वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। बाकी क्या कहते हैं वॉल बन चुकी थी कि जो डच लोग हैं वो इंडोनेशिया के हैं और इंडोनेशिया पे राज करेंगे और हम जो है इंडिया पे अपनी हुकूमत जमाएंगे। तो कुछ चुनिंदा चुनिंदा सामान थे जो डच लोग ट्रेड करते थे इंडिया से, वो थे सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम। ये बात आप याद रखना। तो अब बात करते हैं कि इन डच लोगों का डिक्लाइन कैसे होता है हमारी कंट्री में। तो डच बेसिकली ना अपनी जो ट्रेड शुरू कर दी थी उन्होंने मलाय आर्किपेलागो में, ठीक है। मलाय आर्किपेलागो जो है ये सारा ग्रीन वाला एरिया है। यहाँ पर इंडोनेशिया है, बोर्नियो आइलैंड है, ब्रूनल है, ऊपर फिलीपींस है जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पे। तो जितना भी ये ग्रीन ग्रीन वाला इलाका है, यहाँ मलेशिया भी, ये सारा जो ये डच के हाथ में था और इसको हम कहते थे मलाय आर्किपेलागो, ठीक है। अब बात शुरू होती है डिक्लाइन की। तो एक होता है वॉर 1672 में, 1672 से लेकर 1674 तक होता है थर्ड एंग्लो डच वॉर। भाई घटना क्या घटती है कि बॉम्बे में ना जो ब्रिटिशर्स ने अपना बेस बनाया हुआ था, सूरत में भी इन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था, लेकिन सूरत से जो अपना सारा ट्रेड व्रेड जो है वो सब उन्होंने उठाया और शिफ्ट कर दिया बॉम्बे में। अब इनकी जो कम्युनिकेशंस होती है वहाँ पर बहुत वीक थी भाई, ना कोई टेलीग्राफ था ना कोई टेलीफोन था। तो ब्रिटिश जो बंदा आते थे वही कम्युनिकेशन करते थे, यहाँ से आते थे और वहाँ से जाते थे, तो दूत जिसे हम कहते हैं वही आता था और कम्युनिकेशन करता था, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई 3 जो है इंग्लैंड की शिप्स जो हैं जारी होती हैं बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके इंग्लैंड, और डच लोग आते हैं और ये जो इनकी शिप्स हैं उनकी कैप्चर कर लेते हैं। तो भाई अब गुस्सा तो आएगा ही, तो रिटेलिएशन तो होनी ही है। तो युद्ध होता है भाई थर्ड एंग्लो डच वॉर, बैटल ऑफ हुगली में नवंबर 1759 को रिटेलिएशन होती है और इंग्लिश लोग जीत जाते हैं, डच की हार हो जाती है, जिसमें जो है डच के सारे एम्बिशंस को इंडिया में आने के क्रश हो जाते हैं। डच आ ही नहीं सकते, कदम रख ही नहीं सकते, अब इतनी पावरफुल है इंग्लिश कंपनी। हालांकि डच का इतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं कि भाई वो एम्पायर बिल्ड करने लग जाए इंडिया में। उनका मेजर कंसर्न था ट्रेड, ठीक है। उनका मेजर कमर्शियल इंटरेस्ट था स्पाइस आइलैंड्स को में, जो इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स थे वहाँ पर वो ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे थे अपने बिजनेस में, और उनको इंडिया आने की कुछ खास ज़रूरत थी नहीं। अब थोड़ी बहुत जानकारी अंग्रेजों की भी ले लेते हैं। तो क्या होता है कि भाई 1580 की बात है, फ्रांसिस ड्रेक नाम की एक बंदा होता है, वो क्या करता है कि पूरा वर्ल्ड जो है आराम से समुद्र में घूम कर आता है, वोयज पे अपनी पूरा वर्ल्ड घूम कर आता है वो, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या करा, स्पेनिश आर्माडा नाम की कोई जगह थी, कोई कंट्री थी, उनको हरा दिया, ठीक है। और वहाँ पर अब उन्होंने 1588 की बात है, और वहाँ पर अपना बिजनेस एंटरप्राइज जो है शुरू करा, कमर्शियल एंटरप्राइज शुरू करा, और देखा कि यार ये पोर्तुगल लोग हैं, डच लोग हैं, ईस्ट जा रहे हैं बार बार ट्रेडिंग करने, तो ईस्ट में जो है ट्रेड करने में बहुत मुनाफा है। खासकर भारत में इतनी ज़्यादा रिच स्पाइसेस वगैरह हैं, तो अगर हम वहाँ से गुड्स वुड्स लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग चाहते हैं, अपना सेलर्स को इंकरेज करते हैं कि भाई हमें वहाँ जाना चाहिए। तो भाई देखा है यहाँ पोर्तुगीज़ बहुत हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इंग्लिश ट्रेडर्स ने सोचा कि हमें भी अपना हाथ इसमें चमकाना चाहिए। तो 1599 की बात होती है। अब उन्होंने सोचा कि भाई एक कंपनी बनानी पड़ेगी जाने के लिए। तो एक कंपनी बनती है इंग्लिश मर्चेंट्स की, जिनका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। ये लोग अपने आप को मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से बोलते हैं, और एक कंपनी फॉर्म्ड होती है। अब बात शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 को। महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन जो है, उन्होंने क्या करा, इस कंपनी को जो है एक्सक्लूसिव राइट दी ट्रेडिंग करने की। एक्सक्लूसिव राइट यानी कि मतलब एक चार्टर इशू करा उन्होंने, और बोला कि इंग्लैंड से सिर्फ यही कंपनी जाएगी और कोई कंपनी नहीं जाएगी। और उनको बोला गया कि आपको 15 साल की लीज दी जाती है कि 15 साल जाओ, आप जितना प्रॉफिट कमाना है आप कमा के लाओ, ठीक है। तो 1609 में क्या होता है कि इस कंपनी को पूरी इजाज़त दे दी जाती है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप ट्रेडिंग करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। इस कंपनी का नाम क्या है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो इंग्लिश लोग अब आना शुरू कर चुके हैं और इनको चाहिए टेक्सटाइल्स और कई सारी कमोडिटीज़ ट्रेड के लिए, ठीक है। ट्रेड पर्पस से आए हैं बेसिकली। अब कैप्टन हॉकिंस जो हैं सबसे पहले आते हैं,
जहांगीर की कोर्ट में अप्रैल 1609 में। इनको बहुत अपोजिशन मिलती है अपनी पोर्तुगीज़ के द्वारा, बहुत पोर्तुगीज़ कोशिश करते हैं कि इनको रोका जाए। अब कैप्टन हॉकिंस का एक मिशन था कि भाई अपनी सूरत में ना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो फरमान इसी के लिए उन्होंने जारी करवाया था। लेकिन फरमान पहले मिल तो गया था, लेकिन बाद में पोर्तुगीज़ लोग जो थे वो बहुत ही पीछे पड़े हुए थे, अपोजिशन में थे वो काफ़ी, तो वो उनकी वजह से ये जो प्लान है वो बन नहीं पाया और हॉकिंस को छोड़ के जाना पड़ा। हॉकिंस ने आगरा जो है छोड़ा था नवंबर 1611 में, लेकिन 1611 में देखो क्या होता है, जो इंग्लिश ने है, इंग्लिश लोग अपनी मसूलीपट्टनम में, बेसिकली जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पर अपनी जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट्री अभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं और उन्होंने बाद में 1616 में अपनी फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश करी थी। 1612 में ही कैप्टन थॉमस बेस्ट जो थे उन्होंने पोर्तुगीज़ को हराया था सी ऑफ बैटल में सूरत में, जिसकी वजह से जहांगीर जो है बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने परमिशन दी थी इंग्लिश को 1613 में कि वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं सूरत में एट अंडर थॉमस एल्डवर्थ। अब आते हैं भाई सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो है 1615 में आते हैं और ये जेम्स वन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किंग्स जेम्स वन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये जहांगीर की कोर्ट में रहते हैं 1619 तक, फरवरी तक, ठीक है। अब ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कई सारी कमर्शियल ट्रीटी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बना नहीं पाते। तो मुग़ल एम्परर जो है इनको हालांकि कुछ प्रिविलेजेस ज़रूर देता है, इनको इजाज़त देता है कि आप बेटा एक काम करो, आप आगरा में, अहमदाबाद में और बरोच में अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। वो बोलते हैं ठीक है हुजूर, हम वहाँ कर लेते हैं अभी। तो शुरुआत में स्मूथ प्रोग्रेस नहीं मिला इंग्लिश कंपनी को जब वो आई थी, क्योंकि भाई पोर्तुगीज़ का सामना भी करना पड़ रहा है, डच का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से मुग़ल लोग जो है ना बात कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। बट चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी और चीज़ें उनके फेवर में भी आने लगी। बात करते हैं बॉम्बे के बारे में। तो बॉम्बे जो है, बॉम्बे उनको कैसे मिला? बॉम्बे उनको क्या हुआ है कि किंग चार्ल्स टू थे, जो कि जिन्होंने शादी करी थी पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन से 1662 में, और किंग ऑफ पोर्तुगल ने दहेज के तौर पर किंग चार्ल्स को बॉम्बे दिया था, ठीक है। अब बॉम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में आ गया था और बॉम्बे जो था वो किराए पे आया था, बेसिकली 10 पाउंड के पेमेंट पर उनको एनुअली बॉम्बे मतलब मिल गया था। तो 1668 तक वो अपना 10 पाउंड वगैरह दे रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे जो है 1687 में वेस्टर्न प्रेसिडेंसीज का मेन हेडक्वार्टर बन गया। सूरत से सारा सामान जो है, सूरत से सारी फैक्ट्री वगैरह जो है शिफ्ट कर दी गई बॉम्बे में। इस टाइम तक जो है इंग्लिश और पोर्तुगीज़ के लोगों में भी एक पीस ट्रीटी बन गई थी कि ना पोर्तुगीज़ दखलंदाजी करेंगे ना अंग्रेज़ लोग दखलंदाजी करेंगे उनके बीच में। और एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज़ तो हमने बात कर ही ली है इसके बारे में। तो ना डच एग्री कर गए थे कि भाई हम इंग्लिश कंपनी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंग्लिश लोग जो है इंडिया में ट्रेड करेंगे, और ऐसे छुटकारा हो गया इंग्लिश का पोर्तुगीज़ के साथ भी और डच के साथ भी। अब इंग्लैंड के लोगों की जो हालत है वो सुधरती कैसे है? तो गोल्डन फरमान जो है इशू करा जाता है सुल्तान के द्वारा। और सुल्तान कौन थे? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। 1632 की बात है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम साल के मुझे 500 पगोडा दो और मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम गोलकोंडा के जितने भी पोर्ट्स हैं वहाँ पर आप ट्रेड फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि मसूलीपट्टनम के काउंसिल जो है वो बन गए थे ब्रिटिशर्स, और एक ब्रिटिश मर्चेंट था फ्रांसिस डे। 1639 में उनको क्या मिला, जो रूलर हैं चंद्रगिरी से, उन्होंने परमिशन दे दी कि आप जो है मद्रास में एक फैक्ट्री बना सकते हैं, वो भी फोर्टिफाइड फैक्ट्री। और पता है आखिरी में क्या हुआ? वो जो फैक्ट्री थी वो किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। और उन्होंने फिर मसूलीपट्टनम के हेड क्वार्टर को रिप्लेस कर दिया और इंग्लिश सेटलमेंट्स जो थी साउथ इंडिया में वो सेंट जॉर्ज में हो गई। तो हमारी जो साउथर्न प्रेसिडेंसी है वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी। उसके बाद इंग्लिश लोगों ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ईस्ट में भी शुरू करी और वहाँ पर ही फैक्ट्रीज उन्होंने स्टार्ट करी। हरिहरपुर में जो कि महानदी डेल्टा में है, और एक बालासोर जो कि ओडिशा में है 1633 में। तो वहाँ पर भी एक्टिविटी शुरू हो गई। अब बात करते हैं ये लोग बंगाल में कैसे आए। तो भाई बंगाल था बहुत ही लार्ज, बहुत ही रिच प्रोविंस इंडिया का, और एडवांस था काफ़ी ट्रेड और कंट्रोल में। अब कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल बंगाल में वैसे ही था जो कि अट्रैक्ट कर रहा था अंग्रेज़ों को कि भाई यहाँ पर जाना चाहिए और यहीं पर ही प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो इंग्लिश लोग आए थे यहाँ पर। अब बंगाल जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है मुग़ल एम्पायर्स का। तो अब कैसे होती है इनकी एंट्री, चलिए देखते हैं। अब मुमताज़ के बेटे का नाम था शाह सूजा।
ठीक है। शाह सूजा जो थे सूबेदार थे, यानी कि गवर्नर थे बंगाल के 1651 में, 1651 में। उन्होंने इंग्लिश लोगों को इजाज़त दी कि आप ट्रेड करो हमारे यहाँ पे, लेकिन बदले में हम आपसे एनुअल पेमेंट लेंगे 3000 रुपये की, जितनी भी सारी ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो हम आपसे लेंगे और आप कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, तो फैक्ट्रीज जो है बंगाल में स्टार्ट हुई, हुगली में बेसिकली 1651 में। उसके बाद कई जगह पे जैसे कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल, यहाँ पर भी ये अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो फरमान के प्रिविलेज होने के बाद भी जो कंपनी का बिज़नेस है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलती थी उनको। जितने भी कस्टम ऑफिसर होते थे लोकल चेक पोस्ट पे, वो टोल की पेमेंट मांगते थे, बहुत मतलब उनको थोड़े बहुत दिक्कतें आ ही रही थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अपनी पॉलिसी वगैरह चेंज करते हैं और डिमांड करते हैं कि एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट हो हुगली के आसपास, ताकि कोई भी अगर आए तो सारा फोर्स हम इस्तेमाल कर सकें इनके ख़िलाफ़। तो विलियम हेजिस जो हैं वो फर्स्ट एजेंट हैं और जो गवर्नर हैं कंपनी के बंगाल में, उन्होंने अपील करी शाइस्ता खान को। ये मुग़ल गवर्नर थे बंगाल के। अगस्त 1682 में इनके पास जाकर अंग्रेज़ों ने, ये जो विलियम हेजिस थे, इनके पास गए और इनसे दरख्वास्त करी कि भाई हमारी बात सुनो, हमारी ग्रीवियंसेस का रिड्रेसल करो। पर लेकिन कुछ निकला नहीं, बहुत अपील करी, नहीं निकला। भाई वो लोग कहते हैं कि यार तुमको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड करो, ये फोर्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है। तो पहले हॉस्टिलिटी आई भाई, बातों में नाराज़गी हुई, धीरे धीरे थोड़ी और खलक पड़ी। फिर उन्होंने सोचा कि पंगा लेते हैं मुसलमानों से, अपना ऐसी कराएं, इनको ऊपर वॉर करेंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि भाई सेंट्रल एम्परर जो है औरंगजेब है, मुग़लों की ताकत उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। तो भाई मुग़लों ने क्या करा, इनकी जो 4 साल बाद हुगली है ना, हुगली पे आक्रमण कर दिया। इनकी ऐसी 1686 में जो है हुगली गिरा दी। अब इंग्लिश लोगों ने भी सोचा कि भाई बदला लेने का समय आ गया, तो उन्होंने क्या करा, एक हिजली नाम की जगह है मिडनापुर में बेसिकली, तो वहाँ पर जो इनके फोर्ट्स थे मुग़लों के, उनको गिराने की कोशिश करी। साथ साथ जो बालासोर में जो मुग़ल्स के किले हैं उन पर भी इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी। तो फिर भाई अब मुग़लों को गुस्सा आ गया। मुग़लों ने क्या करा, इंग्लिश लोगों को बहुत मारा, बहुत दौड़ा के मारा इन्होंने, और उनको बोला कि हुगली निकलो, चलो निकलो यहाँ से अब तुम लोग। ठीक है, तो बहुत ही अनहेल्दी लोकेशन हो गई थी। क्या हुआ कि गंगा किनारे एक छोटा सा नाला वाला था, वहाँ पर इनको छोड़ दिया और जाओ अब निकलो। बहुत ही मार्ची सा आइलैंड था। तो अब मुग़ल्स की रेड पड़ गई हुगली पे। लेकिन अब अंग्रेज़ लोग तो कुछ ना कुछ तो समझदार है ही हैं। तो एक बंदा था जॉब चार्नॉक नाम का, ये कंपनी का एजेंट था। इन्होंने बोला कि सर नेगोशिएशन कर लेते हैं, हम आगे से नहीं करेंगे कुछ भी वगैरह वगैरह। तो नेगोशिएशन करने की कोशिश करी मुग़ल्स के साथ, और कोशिश करी कि इनको फिर चलो ठीक है मान के मुग़ल बाद में, और इनको वापस आने दिया। और ये अब सुतानौती SUTANUTI यहाँ पर इनको बोला गया अब यहाँ अब वापस आओ। ठीक है, चार्नोक ने ट्रीटी साइन करी मुग़ल्स के साथ, और 1690 में फरवरी 1690 में, और सुतानूती में ये अगस्त 1690 में पहुंच गए। अब पीस चल रहा था आराम से। ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री फिर से इस्टेब्लिश हुई फरवरी 10, 1691 को, और इस टाइम पर अब इम्पीरियल फरमान इशू करा गया और परमिट करा गया इंग्लिश लोगों को कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी ट्रेड को बंगाल में, और 3000 रुपये ये देंगे वापस से। हालांकि इनको अब कोई ड्यूटी वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट करप्शन इतनी थी कि इनसे ड्यूटी ले ली जाती थी। छोड़ो, इनका राज था नहीं। तो यार अब इनको था भाई, हुलक लगी हुई थी यार भाई, फोर्टिफाई करना है अपनी सेटलमेंट को, किले बनाने हैं ताकि कोई अटैक करे, हम हमला करने के लिए रेडी हों। ठीक है, तो क्या हुआ, एक लकी दिन था। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक ज़मींदार है जिसका नाम है सोबा सिंह। उसने रिबेल करने की कोशिश करी और इंग्लिश लोगों को मौका मिल गया कि भाई उनकी बात अब सुनी जाएगी। अब तो उन्होंने बोला कि सर ये देखो ऐसे रिबेलियंस हो रहे हैं, हमें आप अपनी सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने की इजाज़त दो। तो सुतानती में 1696 में इनको इजाज़त दे दी गई। 1698 में इंग्लिश जो हैं सक्सीड हो गए थे अपनी परमिशन के लिए, और इन्होंने 3 गांव जो हैं उनकी ज़मींदारी को ख़रीदा, सुतानती, गोविंदपुर और कलीघाट जिसे कहते हैं, और उनसे उनके ओनर से ख़रीदा और 1200 रुपये में पेमेंट करके उनसे वो चीज़ें ले ली। ठीक है, अब जो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट था इसी का ही नाम पड़ा फोर्ट विलियम्स 1700 में। ठीक है, और ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की जो सीट थी वो यहाँ पर थी, और सर चार्ल्स आयर जो थे इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। आयर EYRE चार्ल्स आयर जो है इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने।
ये जो नदी के किनारे आप 3 सर्कल्स देख रहे हो वो है सूता नदी, कालीकट और गोविंदपुर। ये तीनों मिलकर जो है फोर्ट विलियम्स बने थे। और इसी के बाद कालीकट तक आते आते और पूरा नदी के किनारे जो है कोलकाता पूरा सेटल आउट हो गया। इनिशियली कोलकाता जब सेटल हुआ था तो ये 3 जगह हुआ था, सूता नदी, कालीकट और गोविंदपुर में ही। अब अंग्रेज़ों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 1715 में आए थे फारुखशियार। औरंगजेब के मरने के बाद फारुखशियार जो है गद्दी पर आए। हालांकि ये एक पपेट रूलर थे, इतना कोई खास पावरफुल ये रूलर नहीं थे, बट इन्होंने जो काम करा वो मुग़लों की कबर खोदने के जैसा ही था। इन्होंने फरमान इशू करे अंग्रेज़ों को। अब जॉन सरमन थे, जॉन सरमन एक इंग्लिश मिशन पर थे। उन्होंने वो कोर्ट, जो मुग़ल एम्परर फारुखशियार की कोर्ट में वो गए और उन्होंने 3 फरमान की मांग करी। ठीक है, वो 3 फरमान जो बहुत फेमस फरमान थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, वो कंपनी को बहुत पावरफुल बना दिया। उन्होंने कंपनी को बोला कि आपके पास प्रिविलेजेस हैं बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में, और जो फरमान्स हैं वो बेसिकली एक तरह से मैग्ना कार्टा है इस कंपनी की शुरुआत का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई और क्या क्या चीज़ें दी गई इनको, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बंगाल में क्या हुआ कि कंपनी के जितना भी एक्सपोर्ट, जितना भी इंपोर्ट होगा उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। सिर्फ और सिर्फ उनको 3,000 रुपये देने हैं, एनुअल पेमेंट करनी है, और बस जैसा ही सेटल करा गया था वैसा ही सेटल करना है। और अब कोई भी ड्यूटीज़ उनको नहीं देनी, कोई कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं देना। उसके बाद क्या क्या, कंपनी को इजाज़त दी गई कि वो अपने नाम पर पासेस इशू कर सकते हैं, कि अगर कंपनी ने पास लिख के दे दिया तो पूरी वहाँ जहाँ पर भी वो ट्रेड करते हैं कोई उनको रोकेगा नहीं, अगर कंपनी के बंदे हैं तो इसी बहाने लोगों ने करप्शन करना शुरू करा, और पर्सनल ट्रेड्स के लिए भी ये लोग पासेस इशू कर देते थे। ठीक है, उसके बाद कंपनी को और ज़्यादा लैंड दिए गए कलकत्ता के अराउंड रेंट पे। हैदराबाद में तो गायकोंडा के सुल्तान के द्वारा उनको 500 पगोड़ा देकर सारी आज़ादी मिली गई थी। लेकिन बात आई सिर्फ मद्रास की, तो मद्रास में उनको रेंट पे करना पड़ रहा था और और कहीं नहीं पे करना पड़ रहा। सूरत में उन्होंने बोला कि भाई 10,000 देंगे, 10,000 में उसके बाद हमारे पास हम उसके अलावा एक पैसा नहीं देंगे और हमारी ड्यूटी सारी फ्री होंगी। और कंपनी ने जो बॉम्बे में जो करेंसी इशू कर रखी थी, उनकी करेंसी जो है वो पूरे मुग़ल एम्पायर तक चलती थी। तो अपना पैसा छापते थे और अपनी ही करेंसी का इस्तेमाल करते थे फिर वो मुग़ल एम्पायर में खासकर। तो ऐसे ही लारे लप्पे लगा के, डिप्लोमेसी करके अंग्रेज़ों ने मुग़लों से बहुत कुछ हासिल कर लिया था, खासकर ट्रेडिंग कंसेशंस में। तो एक अगर टाइमलाइन देख लेते तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए थे। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने ऑब्टेन करा था मुग़ल गवर्नर सूरत से परमिशन कि भाई हम सूरत में काम करें या ना करें, तो इजाज़त दे दी गई थी। 1613 में परमानेंट फैक्ट्री लग गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में। 1615 में सर थॉमस रो, जो कि एम्बेसडर हैं किंग्स जेम्स वन के, वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे। और 1618 में एम्बेसडर को 2 फरमान मिल गए थे, 1 ईच फ्रॉम एम्परर एंड प्रिंस खुर्रम, ताकि उनको फ्री ट्रेड मिल सके और उनको टोल्स वगैरह ना देने पड़े। 1616 में कंपनी ने पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी साउथ में मसूलीपट्टनम में। 1632 में कंपनी को गोल्डन फरमान मिला सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, और उनको सेफ्टी और प्रोस्पेरिटी अपनी ट्रेड में मिली और उसको इंश्योर करा गया। 1633 में कंपनी ने एस्टैब्लिश करी अपनी पहली फैक्ट्री हरिहरपुर में, बलासोर में, ओडिशा में। 1639 सेक्शन 39 के अंदर कंपनी को लीज पर मद्रास मिल गया था लोकल किंग के द्वारा। सेक्शन 51 को कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो हुगली में ट्रेड कर सकती है। सेक्शन 62 में ब्रिटिश किंग चार्ल्स II को बॉम्बे दे दिया गया था एज ए डाउरी, और बॉम्बे जो है लीज पे बल मिल गया था। 1667 में औरंगजेब ने इंग्लिश लोगों को फरमान दिया था कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, और कंपनी को 1691 में इंपीरियल ऑर्डर मिला था कि वो बंगाल में दोबारा ट्रेड कर सकते हैं 3,000 रुपीज़ देकर 1 साल में। 1717 में मुग़ल एम्पायर फारुखशियार ने फरमान इशू करा था, जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी को लार्ज पावर मिल गई थी ट्रेड कंसेशंस की। पता है क्या होता है कि एक ना भाई एक और इंग्लिश कंपनी आ गई है बेसिकली, विग्स नाम की। ठीक है, इंग्लिश रिवॉल्यूशन होता है 1688 में। अब विग्स नाम की जो कंपनी है वो भी अपना इन्फ्लुएंस एनहांस करने की कोशिश करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोज में मोनोपोली रेस करने की कोशिश करती है। तो ये राइवल कंपनी फॉर्म हो गई है। और अब क्या होता है कि विलियम नॉरिस जो हैं उस टाइम पर औरंगजेब के कोर्ट में एम्बेसडर थे।
1701 जनवरी से लेकर अप्रैल 1702 तक ये वहीं पर थे। इनको भी कई सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। तो अब जो नई कंपनी है वो एक तरह से मैसिव फेलियर थी, उनका कुछ खास बना नहीं। तो क्या हुआ कि क्राउन के प्रेशर पड़ा और पार्लियामेंट का प्रेशर पड़ा और अब दोनों कंपनी का अमलगमेशन हो गया था 1708 में। और अब कंपनी का नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। और ये थी ओरिजिनल ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1708 टू 1873 विच वॉज टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर टू इंडिया। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे और डेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा ये जो अगला पार्ट होगा वो आखिरी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 का। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।